हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष सीयूटी के चैनल पर। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूँ सैम्पल पेपर सॉल्यूशन। सीबीएसई के द्वारा जो सैम्पल पेपर 2024 और 25 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए जारी किया गया है, उसके सैम्पल पेपर का डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। इस एनालिसिस में हम ये जानेंगे कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा ज़रूरी हैं, किस तरह का पैटर्न सीबीएसई का रहता है और किस तरीके का पैटर्न आपको सीयूईटी में इन एमसीक्यूज के बेसिस पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप लोगों को इस लेक्चर को पूरा देखना है ताकि आप ये एनालिसिस कर सकें कि कहाँ पर हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता है, भरोसा भी है, पर और मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन इन ह्यूमन फीमेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ह्यूमन फीमेल का सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होगा पार्चुरेशन में ह्यूमन फीमेल्स में? तो इसका आंसर होगा बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप फीटस, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन में गिवन है कि जब फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है और प्लेसेंटा बन जाती है, तो प्लेसेंटा और फुली डेवलप फीटस जो है वो एट द 9 मंथ, मतलब 9 मंथ जब हो जाता है, तब एट दैट टाइम वो जो है पार्चुरेशन के सिग्नल्स को ओरिजिनेट कर देती है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस 1600 सीड्स द नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड विल बी। देखिए सीड्स, जब भी आप सीड्स की बात करते हैं तो सीड बनता है मेल और फीमेल से। किन से बनता है भैया? मेल और फीमेल से, मेल गैमेट से और फीमेल गैमेट से, इनके फ्यूजन से बनता है। मेल गैमेट बनता है पोलन ग्रेन से और फीमेल गैमेट आपको बताइए एग है। पोलन ग्रेन जो है वो एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं और 4 पोलन ग्रेन यानी 4 मेल गैमेट जो कि फर्टिलाइजेशन में काम आएंगे। 4 मेल गैमेट, तो एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बने जो 4 मेल गैमेट बनाते हैं। तो आप देखिए कि आपको 1600 मेल गैमेट चाहिए, तो वो बनाएंगे किससे? 1600 पोलन ग्रेन से। और 1600 पोलन ग्रेन का मतलब हो गया 400 डिवीजन। 400 डिवीजन। एग में मामला उल्टा है, फीमेल गैमेट में 1600 फीमेल गैमेट है, तो ये बनते हैं 1600 एग से, मतलब आप बोल सकते हैं 1600 एमएमसी से, और ये बनेंगे आपके 1600 डिवीजन से। तो टोटल डिवीजन कितने हुए? 2000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में बी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। अगला देखिए, a sample of normal double stranded DNA was found to have thymine content of 27%. What will be the expected proportion of guanine in this strand? देखिए 4 ग्राफ का रूल, किसका रूल है? 4 ग्राफ इक्विवेलेंसी रूल है। तो A मतलब प्यूरिन कंटेंट अमाउंट, प्यूरिन अमाउंट इक्वल टू pyrimidine अमाउंट। ANG will be equal to CNT। तो अगर A 27% है तो थाइमिन भी 27 होगा, सही बात है। 27 कितना परसेंट हो गया? 54% हो गया। तो C और G आपका कितना होगा? देखो 100 माइनस 54, ये हो जाएगा 46%। तो C हो जाएगा 23% और G हो जाएगा आपके पास में 23%। ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास में आ जाएगा 23%। ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऑब्जर्व द स्कीमेटिक डायग्राम एंड आपको बताना है 5' से 3' में सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले तो ये 5' है, ये 3' है, ये 3' है
और ये 5 डैश है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे OH है, OH आते ही इसका मतलब ये 3 डैश। अब देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इनमें से एक C एक G है। आपको पता है प्यूरिन के अंदर 2 रिंग्स होती है और पिरिमिडिन्स में 1 रिंग होती है। पिरिमिडिन में क्या होती है? 1 रिंग होती है। प्यूरिन में 2 रिंग होती है, पिरिमिडिन में 1 रिंग होती है। ये 2 रिंग है, ये 1 रिंग है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्यूरिन में 2 रिंग है, ये 1 रिंग है, तो पिरिमिडिन 1 रिंग है, तो इसका मतलब ये CuT है ना, CuT, तो ये C हो जाएगा, ये G हो जाएगा, यहाँ पे ये C हो जाएगा, ये G हो जाएगा। ये सिंगल रिंग है पिरिमिडिन में T, ये T हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये T हो जाएगा, तो CGT है। करेक्ट आंसर हो जाएगा B। हाँ जी, अगला देखिए, यहाँ पर ई कोलाई में बेस पेयर दिए हुए हैं और कंप्लीट प्रोसेस में 18 ये 4.6 बेस पेयर है। इसके कंप्लीट रेप्लिकेशन में 8 मिनट लगता है, 18 मिनट सॉरी। तो एवरेज रेट ऑफ रेप्लिकेशन आपको पूछा है, एवरेज रेट ऑफ रेप्लिकेशन। तो जब आप एवरेज रेट ऑफ रेप्लिकेशन की बात करते हो ना, तो एवरेज रेट ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होगा? 4.6 मल्टीप्लाई 10⁶ अपॉन 18 मल्टीप्लाई 60। जब इसको आप करोगे ना तो लगभग ये 4000 BP पर सेकेंड आएंगे, बेस पेयर पर सेकेंड आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला है सुरेश एंड राजेश हैज डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। इन सुरेश द प्रॉब्लम इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब है एज ही इज हैविंग incorrectly functioning globin molecules, and in Rajesh the problem is quantitative as he is having very few globin molecules. Identify the disorder they are having। देखिए हालांकि इसमें एक बात बताऊं मैं आपको, जब क्वालिटेटिव की बात कर रहा है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, और क्वालिटी अच्छी नहीं है इसका मतलब क्या है? थैलेसीमिया है। और अगर आप क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हो तो क्वांटिटेटिव का मतलब है सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। तो इसका मतलब जिसमें क्वालिटेटिव का मामला है उसको थैलेसीमिया होगा, जिसको क्वांटिटेटिव है उसको सिकल सेल एनीमिया होगा। और जब आप थैलेसीमिया की बात करते हो, थैलेसीमिया की बात करते हो तो थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव चल अगला देखिए, इन इकोलाई द लैक ओपेरॉन गेट स्विच्ड ऑन। इकोलाई में लैक ओपेरॉन ओपन कब होता है? तो जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट हो और वो रिप्रेसर से जाके जुड़े, तब जाके रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर का रास्ता नहीं रोक पाएगा। तो ऐसे केस में हम बताएंगे कि यहाँ पर ई कोलाई द लैक ओपेरॉन गेट स्विच्ड ऑन कब स्विच ऑन होता है? जब एक्टिव लैक्टोज प्रेजेंट इन द मीडियम एंड बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज नहीं, प्रेजेंट इन द मीडियम एंड इट बाइंड्स टू रिप्रेसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हनी बी में कैसे होता है? यहाँ पे पूछा हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है मेल में, तुम्हारी फीमेल जो मतलब हनी बी में जो फीमेल होती है वो होती है डिप्लॉइड। तो एन ऑफस्प्रिंग या द मेल्स आर हैप्लॉइड, सही है। हैविंग 32 क्रोमोसोम, नहीं भैया 16 क्रोमोसोम होते हैं, गलत है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला किस किस में? देखो ये है सॉरी ये थर्ड वाला, ये गलत हो गया। ऑल वर्कर्स एंड मेल्स आर डिप्लॉइड, ये गलत है। तो 4 जहाँ पे वो भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट और सेकंड सही है। बस सिंपल ऐसे निकाल लेंगे आंसर। तो कई बार क्या होता है कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप ऑप्शन से भी गेम खेल लेंगे तो आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं।
अगला है डायग्राम दिया हुआ है डीएनए का, 3' से 5', ATT GCC, 5' से 3', TAA CGG, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोला इससे बनने वाला आरएनए बताओ, तो हमने बोला आरएनए बन जाएगा इसके सामने, ए के सामने यू, AACGG, 5' से 3', ये बन जाएगा एमआरएनए। तो UAACGG, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इडली डोसा ड राइज ड्यू टू, देखिए इडली डोसा में अगर आप बात करेंगे ना तो उसका जो फूला हुआ अपीरियंस आता है बेसिकली वो किस वजह से आता है? तो आता है CO2 की वजह से। किसकी वजह से आता है? CO2, क्योंकि इन सब चीज़ों में जितनी ज़्यादा CO2 बनती है उतना ज़्यादा ये फूले हुए बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। अगला देखिए, अडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जब भी आप अडेप्टिव रेडिएशन की बात करते हैं तो अडेप्टिव रेडिएशन में क्या चीज़ें होती हैं? तो अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है? एक जोग्राफिकल एरिया से निकलना और दूसरे एरियाज में फैलना और वहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना। तो रैपिड डाइवर्जेंस ऑफ ट्रेड्स अमंग पॉपुलेशन इनहैबिटिंग अ गिवन जोग्राफिकल एरिया, एक गिवन जोग्राफिकल एरिया के अंदर इनहैबिटेट करना। अगला है, इको R1 कट्स द DNA बिटवीन G and A only when the sequence of GAATTC is present. The number of nucleotides present in the sticky ends will be, देखिए GAATTC, GAATTC ये यहाँ पे कट करेगा और वहाँ पे यहाँ कट करेगा, तो ये बनेंगे 5, ये बनेगा 1, मतलब 1 और 5, कितने न्यूक्लियोटाइड बनेंगे? 1 और 5, 1 और 5, 5 और 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन द इफ्लुएंट अकर्स ड्यू टू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स, सबसे पहले जानिए फ्लॉक्स का मतलब क्या है। फ्लॉक्स होता है बैक्टीरिया और फंगस जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे फ्लॉक्स कहते हैं। ये फ्लॉक्स क्या करता है? BOD को रिड्यूस करने का काम करता है, रिडक्शन इन BOD। BOD आपको पता होगा, BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या हो गया? वो ऑक्सीजन का अमाउंट जो एक ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए चाहिए होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ANR की बात है, असर्शन और रीजन। अच्छे सवाल हैं, असर्शन रीजन कॉन्सेप्चुअल है। मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर असर्शन रीजन आ रहे हैं तो मामला बढ़िया है। तो A and R are true and R is the correct explanation of A, तो A होगा। दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो B होगा। A ट्रू है, R गलत है, C होगा। A गलत है, R सही है, D होगा। सेल्स ऑफ टेपिटम हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, बिल्कुल पॉलीप्लॉइडी होती है। क्या होती है? पॉलीप्लॉइडी। दे अंडरगो मियोसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, दे अंडरगो मियोसिस, भैया मियोसिस नहीं माइटोसिस होगा, तो ये गलत दिया हुआ, यानी ये फॉल्स है और ये आपका ट्रू है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में जाएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, सी हो जाएगा आंसर, सी है। चलिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल पर्पस, सही बात है, पर प्रूफ रीडर नहीं होते, ये तो एनर्जी देते थे, तो ये फॉल्स है, जिसमें भी सी आ जाएगा। A floating cover placed over the slurry in a biogas plant keeps on rising. बायोगैस प्लांट आपने देखा होगा, उसके ऊपर का ढक्कन जो होता है ना, उसमें जैसे जैसे एयर बनती है वो ढक्कन ऊपर ऐसे करके, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर गैस बन रही है, वो गैस उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। तो दिस कवर कीप्स ऑन राइजिंग ड्यू टू द गैस प्रोड्यूस इन द टैंक बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए।
सही है। चलिए अगला देखिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी आइसोलेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जी हाँ, जो छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं उन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। क्योंकि हम कौन से सेगमेंट ऑफ डीएनए का यूज करना चाह रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, तो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हम तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो लार्जर फ्रेगमेंट और स्मॉलर फ्रेगमेंट को अलग करना जरूरी है। अब इसमें लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फास्टर इट मूव्स, तो हम बोलेंगे नहीं भैया, स्मॉलर द फ्रेगमेंट्स फास्टर इट्स मूव। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स दिया हुआ है, ये ट्रू है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। सेक्शन बी में आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप ए अटेंड करें या आप क्या अटेंड करें, बी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ए और बी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है ब्लड टेस्ट रिपोर्टेड नेगेटिव फॉर एससीजी। व्हाट डज नेगेटिव एससीजी इंप्लाई? नेम द टिश्यू विच प्रोड्यूस एससीजी। एससीजी देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं है, एचजीपी नहीं है, एससीजी। एससीजी प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान, और ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? प्लेसेंटा से। इसका नेगेटिव आना ये बताता है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट। तो ब्लड टेस्ट रिपोर्टेड नेगेटिव फॉर एससीजी। तो व्हाट डज नेगेटिव एससीजी इंप्लाई? नेम द टिश्यू विच प्रोड्यूस एससीजी। तो टिश्यू का नाम हो जाएगा प्लेसेंटा। नेगेटिव का मतलब है प्रेगनेंसी नहीं है। If a blood test report positive for SCG in a person, then which other hormones would be there? SCG के साथ में HPL भी होगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, चलिए तो ये हो गया यहां तक। हाँ जी, अगला है बी। बी क्या कह रहा है? The human male ejaculates 200 to 300 million sperm during a coitus. However, the ovum is fertilized only by one. How does the ovum block the entry of additional sperms? तो ये क्या करती है, पॉलीस्पर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए वहां पर क्या करती है, फर्टिलाइजेशन कोन बना देती है। क्या बना देती है? फर्टिलाइजेशन कोन विच प्रिवेंट पॉलीस्पर्मिया। समझ रहे हैं आप? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन बनता है, तो फर्टिलाइजेशन कोन बनने से एक बाउंड्री बन गई कि दूसरा स्पर्म जो है वो उसमें एंट्री नहीं ले सकता है। अब दूसरा स्पर्म जो है वो उसमें एंट्री नहीं ले सकता है। ऑल कॉपुलेशन विल नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। वाई? सब पॉपुलेशन में स्पर्म रिलीज होगा, सीमन रिलीज होगा तो स्पर्म जाएगा, पर जब स्पर्म रिलीज हुआ है उस समय एग होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर एग होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए एग नहीं हुआ, जिस समय कॉपुलेशन हुआ, कोइटस हुआ, इंटरकोर्स हुआ, जो भी आप बोले, इंसेमिनेशन की प्रक्रिया में फीमेल की बॉडी में उसने स्पर्म रिलीज कर दिया। नाउ द स्पर्म इज गोइंग टू फर्टिलाइज, बट विथ whom? If there will be egg, it will fertilize. If there is no egg, how it will fertilize? So these are the terms and conditions. तो यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, schematic representation given below shows the DNA strands and two types of mutation in DNA strand. Identify the type of mutation exhibited in 1 and 2. 1 and 2 देखिए, AUG की जगह AUG ये बराबर चल रहा है। CAG यहाँ पे AAG, मतलब C की जगह कौन आ गया? A। पॉइंट म्यूटेशन हुआ है।
और यहाँ पर AGA हो गया, AGACAU, ये फ्रेम शिफ्ट है बेटा, यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट हो गई है, फ्रेम शिफ्ट है। फ्रेम शिफ्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे C हट गया है, यहाँ C रिमूव हो चुका है। आप देखो AUG कॉमन है, यहाँ CAG की जगह A आ गया, तो यहाँ तो रिप्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ तो डिलीट हो गया है, पूरा मामला खिसक गया है। ठीक है, ये चीज़ है। तो पॉइंट म्यूटेशन होगा A में, इसमें होगा फ्रेम शिफ्ट। हाँ जी, विच ऑफ द अबव म्यूटेशन इज मोर हार्मफुल, इनमें से कौन सा म्यूटेशन ज़्यादा हार्मफुल है और रीज़न क्या है? देखिए, फर्स्ट इज पॉइंट म्यूटेशन, सेकंड इज फ्रेम शिफ्ट, सेकंड आर मोर कोडोन्स आर अफेक्टेड। सेकंड में ज़्यादा कोडोन अफेक्टेड है तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होने के चांस रहेंगे। अगला देखिए, गिवन बिलो इज a schematic representation of mRNA strand in the above sequence, identify the translation unit in mRNA। ट्रांसलेशन यूनिट को mRNA को हम बात करते हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ गिवन बिलो इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ mRNA स्ट्रैंड इन द अबव सीक्वेंस, आइडेंटिफाई द ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA। ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडोन। अब देखिए AUG यहाँ पर क्या है, AUG ये बड़ा AUG, तो यहाँ पर ये AUG रहेगा। AUG, ठीक है जी। वेयर आर द UTRs आर फाउंड एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस? UTR का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजंस। अनट्रांसलेटेड रीजंस का मतलब क्या होता है? जहां पर ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो द UTRs आर द रिप्रेजेंट एट बोथ 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडोन एंड 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन। 5' एंड से पहले ये जो है ये भी UTR है, और बंद कहां पर हुआ देखो, UAA, तो ये भी आपके पास में क्या है, UTR है। अनट्रांसलेटेड रीजंस हैं रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। चलिए अब देखिए, गिवन बिलो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन HIV लेवल्स in the blood and helper T cell count in a person affected with AIDS. Study the relation and answer the question below. देखिए, months, time, years, वायरस शुरुआत में एकदम से ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर वापस से बढ़ने लगा। जब ये बढ़ा, जब ये एंट्री हुआ तो उस समय आपकी टी सेल ज़्यादा थी क्योंकि वो एक्टिवेट थी, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगी, फिर वो थोड़ी काम करने लगी, फिर वो एकदम से कम होने लगी। तो ये क्या बता रहा है?
What kind of relation is observed in the virus level and the immune response after some days of initial infection? Initial level पर वायरल इन्फेक्शन तो कम होता है, लेकिन हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स फास्ट होता है, क्योंकि शुरुआत में जैसे ही बॉडी में कोई एंटर कर रहा है फॉरेन एंटीजन, तो बॉडी को पता चल रहा है कि कोई आया है, और जब कोई आया है तो उसके खिलाफ कैसे काम करना है वो ये बता रहा है। समझ गए आप मेरी बात को? तो ये चीज़ रहने वाली है। तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज ऑब्जर्व इन द वायरस लेवल, तो हम ये बोलेंगे कि भैया यहाँ पर क्या रहेगा, as an adaptive radiation gears up, there is a reciprocal relation between virus levels in the blood and helper T lymphocyte levels. Reciprocal level है, as the level of the helper T level rises, the virus level declines. सही बात है। Several years later, काफी साल बाद में फिर ये एकदम से चेंज कैसे हो जाता है? Does it completely clear the virus from the body? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलता भैया। Several years later, if untreated, HIV patients will lose the adaptive immune response, including the ability to make antibodies, as gradually the HIV enters the helper T lymphocytes, adding to a progressive decrease in their number. चलिए, अगला आता है, a culture plate of lactobacillus shows blue-colored colonies and colorless colonies. Explain the principle involved in the formation of such variation in the color of colonies. देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपने क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा होगा। जब आप क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं ना, तो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, जिसे हम बताते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो इन सच केस आप यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला कॉन्सेप्ट। हालांकि उस प्लेट को वहाँ पे ग्रो करना, ये सब करना थोड़ा सा इनफेक्टिव मानते हैं हम लोग, टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है। तो ऐसे केस में फिर क्या तरीका ढूंढा गया, तो ऐसे केस में एक तरीका निकाला गया कि भैया एक काम करते हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वाली जगह पे इसको जोड़ते हैं। अगर रिकॉम्बिनेंट होगा तो कलर नहीं देगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो कलर देगा। तो हमने बोला इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दिस रिजल्ट्स ऑन टू इनएक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम व्हिच इज रेफर्ड टू एज insertional inactivation. The presence of chromogenic substance, blue color colonies if the plasmid is bacteria does not have insert. मतलब कलरलेस है, कलरलेस है इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट है, और कलरफुल है इसका मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है जी, अगला देखिए, अटेम्प्ट आइदर ए और बी, वही वाला सवाल है, आपको ए और बी में ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो है हमारे पास में, देखिए, if it was estimated that if an evergreen forest has a GPP of 400 joule meter square per day, 150 joule meter square per day worth of carbon dioxide flows out of that forest, what is the NPP? तो GPP कितना है? GPP तुम्हारा 400 है। रेस्पिरेटरी लॉस कितना है? 150 जूल का। तो बचा कितना? 250 जूल लगभग। तो 250 जूल आपके पास में पर डे आ जाएगा, तो 250 आ जाएगा, देखो, जूल मीटर स्क्वायर पर डे। उसके बाद में एक्सप्लेन वाई पिरामिड्स ऑफ ऑलवेज अपराइट एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट क्यों होता है? तो एनर्जी जो है, एनर्जी ऑलवेज फ्लो इन ए यूनिडायरेक्शनल मैनर। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल मैनर में रहता है, और जब एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल मैनर में रहता है तो उसका पिरामिड जो बनेगा वो ऑलवेज अपराइट बनेगा। अगला देखिए, अज्यूम दैट जीपीपी फॉरेस्ट जीपीपी बी जीपीपी फॉरेस्ट सी, इफ फॉरेस्ट ए हैज एनपीपी 1254, बी की एनपीपी 2157 है, सी की एनपीपी 779 है, विच वन ऑफ दीज फॉरेस्ट हैज मैक्सिमम एनर्जी लॉस बाय रेस्पिरेशन? देखिए, सबसे ज़्यादा लॉस किसको हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कम एमपीपी किसकी है, तो सी की है। तो सी अगर हम बात करें तो सी की कमी ज़्यादा है,
तो सी में रेस्पिरेटरी लॉस ज़्यादा है, सी में आंसर आएगा, सी रेस्पिरेटरी लॉस ज़्यादा है, सी का लॉस ज़्यादा है क्योंकि सी की एनपीपी सबसे कम है। ड्रॉ एन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ फॉर द फॉलोइंग, नंबर का बनाना है तो देखिए ग्रास ज़्यादा है, ये ज़्यादा होगा, फिर ये कम होगा, फिर ये ऐसे बनेगा। अगर आप ट्री की बात करें तो नंबर में कम है, मतलब ये इन्वर्टेड बनेगा, कहने का मतलब मेरा ये है, ये इन्वर्टेड बनेगा और ये अपराइट बनेगा, ए का ये बनेगा और ये बी का होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सेक्शन सी में बढ़ते हैं फटाफट से। सेक्शन सी क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सेक्शन सी में कह रहा है द इमेज बिलो शोज टू जर्मिनेटेड सीड एक्स एंड वाई विच बिलोंग टू सेम स्पीशीज। सीड एक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्सिस वेयर सीड वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके। राइट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज एंड एम्ब्रियोसेक एंड ओव्यूल्स इन द ओवरी ऑफ सीड एक्स। हाउ मल्टीपल एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इन सिट्रस फ्रूट्स। पॉली एम्ब्रियोनी का केस रहता है। ओके, what advantage will the plants develop from seed Y has over seed X? देखिए सीड एक्स में 3 एम्ब्रियो है, एक एम्ब्रियो सेक है, एक ओव्यूल है। द न्यूसेलर सेल गो माइटोटिकली एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोज बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब पॉली एम्ब्रियोनी का केस रहता है, बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। द प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड एक्स विल हैव टू शेयर the endosperm, so there is a possibility of some plant being undernourished. Only one plant is seed Y will use the entire endosperm for its growth, or as the plants of seed X are clones, they will not show variation, जबकि Y में sexual reproduction है तो वो variation show करेगा। ठीक है जी, चलिए। Name the place in human ovary where the first meiotic division completed during oogenesis. First जब oogenesis में, मतलब oogenesis की प्रोसेस में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होता है तो वो लगभग होता है सेकेंडरी oogonia बनने से पहले, मतलब जहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी ooted या वो oocyte बनने वाला होता है एट दैट टाइम, उसका क्या प्रोडक्ट होगा वगैरह वगैरह। तो द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड इन द प्राइमरी oocyte। ठीक है, देन प्राइमरी oocyte रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी। सही बात है। इसमें सेकेंडरी oocyte में कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे पोलर बॉडी में, और सेकेंडरी oocyte में भी 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। चलिए, द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो शो द कांसेप्ट्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज नॉट सिमिलर। एक्सप्लेन। रेप्लिकेशन में अलग होता है और ट्रांसक्रिप्शन में अलग होता है। रीजन है बिल्कुल, ट्रांसक्रिप्शन में आप mRNA बना रहे हो और RNA में यूरेसिल आता है, यहाँ पे आप DNA बना रहे हो और DNA में थाइमीन आता है, फर्क है। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एडेनिन पेयर्स विथ थाइमीन, जबकि इन DNA ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एडेनिन पेयर्स विथ यूरेसिल। अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द अबव प्रोसेस मॉडिफाइड इन रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। वहां पर RNA से DNA बना दिया जाता है, RNA से DNA बना दिया जाता है। जस्टिफाइड वाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ DNA इज कॉपीड। इट इज हाईली एनर्जी प्रोसेस, दैट्स व्हाई अ सेगमेंट ऑफ DNA इज कॉपीड, दैट इज द रीजन। चलिए अगला देखिए, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सडन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज ए प्रॉब। अगर हम VNTR को एज ए प्रॉब यूज करते हैं तो हम सडन ब्लॉटिंग में कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें आइसोलेशन ऑफ DNA करना होगा, आइसोलेशन ऑफ DNA हम करेंगे। फिर डाइजेशन ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा। उसके बाद उसका सेपरेशन करेंगे हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, एंड देन आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड DNA सेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, नाइलॉन मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में करेंगे। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यूजिंग VNTR प्रॉब, और उसके बाद उसका डिटेक्शन करेंगे। ये पूरा DNA फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस में रहता है। अगला सवाल,
Biofertilizers are the organisms that enrich the nutrient quality in the soil. Explain the role of three main source of biofertilizers. बायोफर्टिलाइजर्स साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, राइजोबियम हो सकता है, और भी अदर बैक्टीरिया हमारे पास में रहते हैं, ग्लोमस वगैरह. तो द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम. These bacteria fix atmospheric nitrogen into nitrates and other forms. Other bacteria like Azospirillum azotobacter can also be used. Fungi are also the source. Fungi forms mycorrhiza. Many members of genus Glomus form mycorrhiza. The fungal symbiotic this association absorbs phosphorus from the soil and passes to the plant. इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया है पैडी फील्ड्स में, चावल के खेतों में, जैसे एग्जाम्पल एनाबेना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, ये चीज़ें. एक्सप्लेन द पीसीआर टेक्निक, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द पीसीआर टेक्निक. पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर किसके लिए होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए होता है. जब भी आप पीसीआर की बात करते हो तो इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट आर सिंथेसाइज्ड. मतलब जिस सेगमेंट ऑफ डीएनए को आपने कट करके निकाला है या जो सैंपल ऑफ डीएनए आपको मिला है, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हो, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? पीसीआर करना होगा. ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है. कौन सा एंजाइम यूज होता है? टैग पॉलीमरेज, जो आपको मिलता है थर्मस एक्वेटिकस से. किससे मिलता है? थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है. इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड अप्रोक्सीमेटली. हमेशा याद रखना पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं: डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन. ठीक है, चलिए ये चीजें रहेंगी इंपॉर्टेंट. अगला देखिए 30. देखिए इसमें अपने पास में और भी चीजें रहेंगी, क्योंकि अभी सेक्शन डी भी हमारे पास में बाकी, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं. 33, 34 तक क्वेश्चन हमारे पास में रहते हैं, है ना. तो ध्यान से समझिएगा इन चीजों को. डायग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट्स डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वार्बलर बर्ड्स ऑन फीडिंग ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ स्पोर्स ट्री. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म विच हेल्प टू देम टू कोएग्जिस्ट. देखिए कोएग्जिस्ट का मैकेनिज्म ये बताया गया कि सबकी फोरेजिंग प्रोसेस अलग अलग है, सबका खाना खाने का समय अलग अलग है, तो जिनका समय जिस हिसाब से उस हिसाब से वो रह रहे हैं. तो दिखती सी बात है. तो यहाँ पर दे कोएग्जिस्ट बाय रिसोर्सेज पार्शनिंग. रिसोर्सेज पार्शनिंग का मतलब क्या? सबने रिसोर्सेज बांट रखे हैं कि भैया तू इस टाइम इस्तेमाल कर, तू इस टाइम इस्तेमाल कर, तू चीज़ों को इस टाइम इस्तेमाल कर. ठीक है, तो जब चीज़ों को इस्तेमाल करने की बात आती है ना, तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज पार्शनिंग. If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing different foraging patterns. MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist. है ना. गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स पर डिपेंड कर रही है तो दे विल कॉम्पीट, वो आपस में कॉम्पीट करेंगे. चलिए अगला देखते हैं. अब लास्ट सेगमेंट में हम आ गए हैं, दैट इज सेक्शन डी. तो ध्यान से समझिए. अब सेगमेंट डी हमारा क्या कह रहा है? अज्यूमिंग दैट विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स वेयर हार्डी विनबर्ग कंट्रीब्यूट्स कंडीशंस आर मेट, द कलर ब्लैक बी इज डोमिनेंट ओवर द रेड स्मॉल बी. 40% बीटल्स आर ऑफ रेड, तो 60% ब्लैक हो जाएंगी. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड बीटल्स? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे निकलेगी. फ्रीक्वेंसी निकलती है p² प्लस 2pq प्लस q². ठीक है, तो q² कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा, क्योंकि आप बोलेंगे p प्लस q इज इक्वल्स टू 1, तो q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6, इट विल बी 0.4, तो 0.4 आ जाएगा. ठीक है, ये तो q है. अब q² निकालना है, तो q² अगर हम निकालेंगे तो डिटरमाइन q², अच्छा सॉरी q² हमारे पास में 0.4 है,
तो Q कितना हो जाएगा, √0.4, और √0.4 कितना हो जाएगा, √0.63, ये आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बीटल्स इन द पॉपुलेशन दैट आर हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस है तो देखो सीधी सी बात है, 1 माइनस 0.63 आ जाएगा 0.37, ये आ जाएगा आपके पास में P। अब P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये होता है। तो 2PQ इज इक्वल्स टू 2PQ है ना, 2 मल्टीप्लाई 0.37 0.63, ये आ जाएगा 0.47। चलिए अगला देखिए, गिवन बिलो इज अ पैटर्न ऑफ टेम्परेचर इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ नॉन वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। देखिए इस दिन 37 था नॉर्मल डे, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, कम हुआ, फिर नॉर्मल हुआ, 7वें दिन आते आते बहुत बढ़ गया, 8वें दिन फिर बढ़ा, 11वें 12वें दिन फिर बढ़ा, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, हाउ डज द पैथोजन मल्टीप्लाई इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए बार बार ये बुखार आ रहा है और उसी समय पर आ रहा है, इसका मतलब हीमोजॉइन रिलीज हो रहा, मलेरिया हीमोजॉइन की वजह से। तो रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक हीमोजॉइन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअकरिंग फीवर। अब वो कौन सा प्लाज्मो मतलब कौन सा पैरासाइट है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम, जिसने मलेरिया फैलाया, क्योंकि बुखार तो उसी की वजह से आ रहा है। और इसमें मल्टीपल फिजन होता है बेसिकली, जैसे अगर आप प्लाज्मोडियम की बात करते हो ना, तो प्लाज्मोडियम में बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। क्या होता है, मल्टीपल फिजन। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल एंड ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग द इनटू द ब्लड। पैरासाइट फर्दर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल, वहाँ पे भी मल्टीपल फिजन करता है जिससे हीमोजॉइन रिलीज होता है। इन्फेक्शन किससे होगा, बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच इंट्रोड्यूस द स्पोरोजोइड्स इन द ह्यूमन बॉडी। चलिए अगला सवाल है सेक्शन ई में से, क्रिप्टोरकाइडिज्म इज अ कंडीशन इन विच द टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। सही बात है। इट कैन ऑल्सो लीड टू द कंप्राइज सर्टोलाइज सेल फंक्शन एंड हैज एन इम्पैक्ट ऑन लेडिक सेल फंक्शन। ठीक है। आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 पैरामीटर्स ऑफ मेल फर्टिलिटी विच गेट अफेक्टेड ड्यू टू क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो देखिए क्रिप्टोरकाइडिज्म में क्या चीज़ होंगी, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्पर्म काउंट डिक्रीज होगा, मेन चीज़ है। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, दो चीज़। स्पर्मेटिड डू नॉट गेट नरिशमेंट, उनको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, ये चीज़ होगी। सेकेंड चीज़ क्या कह रहा है, विच प्रोसेस विल बी अफेक्टेड, मैच्योर स्पर्मेटिड आर नॉट रिलीज फ्रॉम सर्टुलाइज सेल। तो स्पर्मिएशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्पर्मिएशन। ठीक है जी। नेम एंड एक्सप्लेन वन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन विच द सीमन इज टू असिस्ट यूज टू फर्टिलाइजेशन। देखिए इसमें दो चीज़ें, या तो हम करवा सकते हैं ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, या हम करवा सकते हैं IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये हम करवा सकते हैं, या हम AI भी करवा सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है। तो हालांकि IUI ICSI ये सारी हो सकती है। अगला देखिए, एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन रोजडे प्लांट द स्टेमन राइपन बिफोर द स्टिग्मा। ठीक है। इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ primrose द फ्लावर्स आर शॉर्ट स्टेमन एंड लॉन्ग स्टाइल। द बाइसेक्सुअल फ्लावर मस्ट एग्जिबिट रिजेक्शन ऑफ सेल्फ। बिल्कुल। तो यहाँ समझिएगा एक बार, है ना। In rose bay plant, at the time of maturation of stamen and pistil is not same. The pollen will not be able to germinate on the stigma. This prevents autogamy. मेल पहले डेवलप हो गया, फीमेल बाद में डेवलप हो रही है, मतलब बाइसेक्सुअल होने के बाद में भी उनमें कौन सा मतलब वो होगा, तो डायोशियस कंडीशन, मतलब मोनोशियस होने के बाद भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो चीज़ है। डिफरेंट पोजिशन एंड इनकम्पेटेबिलिटी है, तो दिखती सी बात है ऑटोगेमी नहीं होगी। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन फॉर सेम स्पीशीज नॉट पॉसिबल, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, मतलब वो इनबिल्ट प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ है। अब अगला देखिए, एक्सप्लेन हाउ एडवेंचर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड प्रिवेंटिंग इन्फेस्टेशन बाय नेमेटोड एंड देयरबाय इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड।
टोबैको प्लांट में आप इसकी बात कर सकते हैं जहां पे आरएनए इंटरफेरेंस की बात होती है। आरएनए इंटरफेरेंस, अगर आप टोबैको की बात करें तो वहां पे आरएनए इंटरफेरेंस होता है, ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो सेवरल निमेटोड है, आपको पता होगा एक निमेटोड है मेलिडोजाइन इनकॉग्निशिया, वो टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो हमने क्या किया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सीक्वेंस हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया किसके अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर, जिससे आरएनए इंटरफेरेंस हो गया। अगला देखिए, इन फ्यूचर जेनेटिक थेरेपीज में बी यूज टू प्रिवेंट ट्रीट सर्टेन डिसऑर्डर। ये सबसे पहले जीन थेरेपी की गई 1990 में। कब की गई थी? 1990 में। किस में की गई थी? 4 साल की लड़की में। 4 साल की लड़की में, जिसमें एडीए की कमी थी, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला सवाल है व्हाई इज देयर इज अ नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो देखो, नैरो यूटिलिटेरियन है, ब्रॉड यूटिलिटेरियन है और इथिकल यूटिलिटेरियन है। नैरो तो कहती है हमें फायदा है, ब्रॉड कहती है नेचर को बचाना जरूरी है, और इथिकल कहता है कि भाई सबका इक्वल हक है। नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो देखिए 4 हैं, एविल क्वार्टेट होते हैं, हालांकि आपको पता ही होंगे, एविल क्वार्टेट है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हैबिटेट लॉस, को एक्सटिंक्शन, साथ में गायब हो जाना, और एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ठीक है, ये चीजें। अब डिजायरेबल अप्रोच तो मैंने आपको बता ही दिया। स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी स्टेबल हो, वेरिएशन थोड़ी कम हो, सीजनल वेरिएशन उससे फर्क ना पड़े, ये चीज़ है। ठीक है, एविल क्वार्टेट तो बता ही दिए मैंने आपको। हालांकि लिखना तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो आप चाहें जैसा लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती है, ठीक है ना। हालांकि इसमें मैंने आपको बहुत जो लॉन्ग आंसर है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंट दिया है, ज़्यादा मैंने उसको डिटेल एनालिसिस नहीं किया है। उसका रीज़न है कि हमें एक हिंट मिल जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को लर्न तो कर चुके होते हैं, हमें कॉन्सेप्ट भी पता होता है कि यार इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, बट हम उन चीज़ों को एनालिसिस उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं होता है इसका आंसर हमें लिखना कैसे। तो मैंने बहुत सारे बड़े क्वेश्चंस में आपको सिर्फ हिंट दिया, रीज़न बीइंग आई डोंट वांट कि भाई मैं हर एक चीज़ आपको समझाऊँ एंड तभी आपको समझ आए, नहीं। समटाइम्स व्हाट यू नीड इज़ अ हिंट, बिकॉज आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। और जब आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होता है तो आपको बस कई बार ऐसा होता है सिर्फ एक पुश की ज़रूरत होती है। सो इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल है, सीबीएसई का सैम्पल पेपर सोचने पर मजबूर करता है, और जब हम सोचने पर मजबूर होते हैं तो दिमाग काम करता है, और जितना अच्छा आपका दिमाग काम करेगा उतना बढ़िया तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। सीयूईटी में भी इसी तरीके के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड वो पूछे जाते हैं। तो आप सैम्पल पेपर ज़रूर करें और एनालिसिस करें, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड उत्कर्ष से जुड़े रहें और सीयूईटी उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।